सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। एग्जाम्स बहुत सर पे हैं और देखिए हमारा अभी तक सारा सिलेबस, इवन जो हमारा मैराथन था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब सिर्फ प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट तरीका होता है सैम्पल पेपर्स। ठीक है, हमने जितना भी पढ़ा है ये हमें कितना समझ में आया है, कितना क्या सारी चीज़ें हैं, हम कोई कॉन्सेप्ट भूल तो नहीं रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, तो इसीलिए कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर्स हमको ज़रूर सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आपने चैनल पे देखा उसमें सीबीएसई ने जो मॉडल सैम्पल पेपर इशू किया था वो तो मैंने आपको दिया ही दिया, जब इशू किया था तभी दिया था। फिर उसके बाद हमने आपको एक सैम्पल पेपर और दिया सिर्फ ये अंदाज़ा देने के लिए कि भाई कैसे पेपर आएगा। लेकिन अब जो सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं वो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं। कहने का मतलब है कि हमने पूरा अपना कवर अप कर लिया, यानी कि जितना हमारा सिलेबस था हमने सारा रिवीजन हो गया है। अब रिवीजन को चेक करना है, क्या हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया, क्या हमें समझ में आ गया। तो अब हम करने के लिए जा रहे हैं अपना सैम्पल पेपर। अब सैम्पल पेपर विद आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आंसर खोजने की कोशिश किया करो। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ध्यान से इनको देखिएगा और समझिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल पेपर नंबर 2। ठीक है, तो ये सेशन 2025 के लिए है, ये ध्यान रखिए। 25-26 के लिए कोड नंबर है 002, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक ही होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने कोड को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये पेपर आपका, जैसे कि आपको पता है, 80 मार्क्स का आता है, लेकिन ये पेपर जब भी आपको लिखना शुरू करना है उससे 15 मिनट पहले मिल जाएगा। तो 15 मिनट जो होता है वो आपका रीडिंग टाइम होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो इस रीडिंग टाइम को हमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि इस रीडिंग टाइम में हम करेंगे क्या, हमें अपने जितने भी अपठित गद्यांश और पद्यांश हैं इनके आंसर्स को खोज लेना है। ठीक है, अगर उसके बाद समय बचता है तो पठित के भी निकाल लीजिए और साथ साथ पूरा पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जो राइटिंग वाला है। ठीक है, तो उस समय को यूटिलाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है कि आप जाके तुरंत एग्ज़ाम में बैठोगे तभी होगा। आप सैम्पल पेपर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस उन 15 मिनट्स में आप कितनी जल्दी कर सकते हैं ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम कुछ निर्देश देखते हैं जो कि हमारे पेपर में भी आएंगे और उन निर्देशों को हमें पढ़ना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं और सभी अनिवार्य हैं, यानी कि 15 के 15 प्रश्न आपको करने हैं। 4 खंड हैं, का, खा, गा, घा। ठीक है, खंड का में 2 प्रश्न हैं जिसमें एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश है, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 15 है, क्योंकि गद्यांश में आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें 3 बहुविकल्पीय 2 लघु उत्तरीय हैं। उसी तरीके से जो पठित काव्यांश है उसमें भी आपको 5 प्रश्न हैं, 3 बहुविकल्पीय और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने। तो खंड खा हमारा आधारित रहता है व्याकरण पर, जिसमें व्याकरण आधारित 4 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 4 अलग अलग टॉपिक आपके पास में है। रचना के आधार से रचना के आधार पर वाक्य के भेद है आपके पास में, उसके बाद पद परिचय है, वाच्य है और अलंकार है। तो इस पे एक एक प्रश्न रहेगा। हर टॉपिक पर 5 प्रश्न आएंगे, आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। तो इस तरीके से 20 प्रश्न दिए रहेंगे, सिर्फ आपको 16 प्रश्न करने होंगे। फिर आते हैं खंड गा, जिसमें कुल प्रश्न 5 हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। तो खंड गा जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न रहेगा, जिसमें 2 प्रश्न हमारी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के प्रश्न होंगे, 2 गद्य खंड के होंगे और 1 संचयन का होगा। इनके अंदर उप प्रश्न दिए रहेंगे जिनमें बहुविकल्पीय भी हैं और लघु उत्तरीय भी हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं खंड घा, जिसमें कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं। खंड घा में आपके पास में आपके जो रचनात्मक लेखन है उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। आपके रचनात्मक लेखन के हैं 6 टॉपिक, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन मौजूद हैं। एक प्रश्न में अनुच्छेद लेखन रहेगा, एक प्रश्न में आपके पास में क्या कहते हैं पत्र रहेंगे, वहां पे भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। दूसरे प्रश्न में विज्ञापन और संदेश ऑप्शन में रहेगा। चौथे प्रश्न में आपके पास में स्ववृत्त और ईमेल ऑप्शन में रहेगा।
ठीक है। तो ये पूरा प्रश्न पत्र हमने एक समरी आपको दे दी है। अब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा खंड का शुरू हो रहा है और खंड का में हमारे पास है अपठित बोध। अपठित बोध में जैसे हमने बताया कि एक अपठित गद्यांश है और एक अपठित काव्यांश है। गद्यांश को करने का सबसे शॉर्ट तरीका ये होता है, क्वेश्चन पहले पढ़िए आंसर और गद्यांश बाद में पढ़िए, ठीक है। और ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार में ये काम कर लेंगे, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस लगेगी। तो अभी टाइम है अगर आपके पास में, तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन पढ़ के गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। गद्यांश जो है वो 7 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 3 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 3 नंबर के, 2 आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। तो 4 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर के बहुविकल्पीय, 7 नंबर के हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अपठित काव्यांश में भी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं गद्यांश और फिर इस पर करेंगे प्रश्न। आज से प्राय 100 साल पहले वाले किसान संघर्षों एवं आंदोलनों का वर्णन मिलता है। इसमें सबसे पुराना मालाबार के मोपला, क्या है, मोपला किसानों का विद्रोह है, जो 1836 में शुरू हुआ था। कहने वाले कहते हैं कि मोपले कट्टर मुसलमान होने के नाते अपना आंदोलन धार्मिक कारणों से ही करते रहे। असहयोग युग के उनके विद्रोह के बारे में तो स्पष्ट ही बात कही गई है, मगर ऐसा कहने मानने वाले अधिकारियों एवं जमींदार मालदारों के लेखों तथा बयानों से ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि दरअसल आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न ही इस विद्रोह के असली कारण रहे हैं, और धार्मिक रंग अगर उन पर चढ़ा है तो कार्य कारणवश ही, प्रसंगवश ही, ठीक। 1920 से और 1921 वाले विद्रोह को तो सबों ने यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी धार्मिक ही माना है। असहयोग युग के बाद जो भी किसान आंदोलन हुए उन्हें संगठित रूप मिला, यह बात सही है, ठीक है। तो ये गद्यांश हो गया, ठीक है, तो जिसमें एक बहुत पहला हुआ आंदोलन के बारे में बताया गया है। संगठित से हमारा आश्रय सदस्यता के आधार पर बनी किसान सभा और किसानों की पंचायत से है, जिसका कार्यालय नियमित रूप से काम करता रहता है और समय पर सभी समितियां होती रहती हैं, कागजी घुड़दौड़ भी चालू रहती है। यह बात पहले ना थी। इसी से पूर्ववर्ती आंदोलन असंगठित था या विद्रोहों को तत्काल सफल होने के लिए उनका किसी न किसी रूप में संगठित होना अनिवार्य था। पतिया जारी करने का रिवाज अत्यंत प्राचीन है। पतिया मतलब जब एक दूसरे को संदेश भेजना होता है ऑफिशियली, उसको मालूम होता है पहले 2-4 अक्षरों या संकेतों के द्वारा ही संगठन का मंत्र फेंका जाता था। यातायात के साधनों के अभाव में उसे वर्तमान कालीन सफलता एवं विस्तार प्राप्त ना होते थे। यानी कि आज जितनी जल्दी संदेश इधर से उधर जाते हैं और उनका असर बहुत जल्दी होता है, उनका इम्पैक्ट बहुत तेजी से हो जाता है, पहले ये नहीं होता था, क्योंकि आप इतनी जल्दी संदेशों को भेज नहीं पाते थे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी आपके गद्यांश पद्यांश आएंगे सब पे कथन और कारण आधारित प्रश्न जरूर रहेंगे, ठीक है। असर्शन रीजन के जो प्रश्न होते हैं वो जरूर आएंगे, एक एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें भी है, देखिए, मोपला विद्रोह केवल धार्मिक कारणों से हुआ था, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न मोपला विद्रोह के वास्तविक कारण थे। तो हम यहाँ कहेंगे कथन सही है और कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन क्यों गलत है? मुख्यतः धार्मिक कारणों से होता था, केवल धार्मिक कारणों से नहीं होता। जरा सी चीज से देखिए फर्क आ जाता है। उसमें दिया हुआ है कि मुख्यतः धार्मिक कारणों से होता था और यहाँ क्या दिया है कि केवल धार्मिक कारणों से होता था। तो ये चीज यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा मगर कारण गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सामाजिक उत्पीड़न विद्रोह का वास्तविक कारण हुआ करते थे, क्योंकि उन पर इतना उत्पीड़न करते थे उस समय के लोग कि वो विद्रोह कर दिया करते थे, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, रचनात्मक सोच और सकारात्मक मानसिक अवस्था से जुड़े कथनों के लिए उचित विकल्प दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से विकल्प सही हैं। असहयोग युग के दौरान मोपला विद्रोह को महात्मा गांधी ने धार्मिक माना था। 1920 और 1921 के बाद के किसान आंदोलनों को संगठित रूप मिला। पतिया जारी करने का रिवाज किसान आंदोलन के संगठन का एक हिस्सा था। असहयोग युग के पूर्ववर्ती आंदोलन पूरी तरह संगठित थे,
ठीक है। तो इसमें जो कथन सही है वो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर पूरी तरीके से वो संगठित हुआ ही, असंगठित आंदोलन हुआ करते थे। तो ये चौथा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा हमारा सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प बताइए। मोपला विद्रोह का प्रारंभ हुआ 1836 में, यानी कि पहले का पहला है सही। संगठित किसान सभा की विशेषता थी सदस्यता आधारित समितियां या नियमित कार्यालय और समय पर बैठकें, नहीं। तो किसान सभा की विशेषता थी सदस्यता आधारित समितियां थी, यानी कि दूसरे का दूसरा है तो तीसरे का तीसरा ही होगा। असहयोग युग के बाद के आंदोलन नियमित कार्यालय और समय पर बैठकें। तो यहाँ पर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा एकदम सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास 3 बहुविकल्पी हो गए, अब 2 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, 2-2 नंबर के ये रहेंगे आपके, 1-1 नंबर के बहुविकल्पी हो गए, 2-2 नंबर के ये हो गए। संगठित किसान आंदोलन की क्या विशेषता थी? अब देखिए ये पूरा एज इट इज आपका जो है उसमें गद्यांश में लिखा हुआ है। संगठित किसान आंदोलन सदस्यता के आधार पर बनी किसान सभा और किसानों की पंचायत द्वारा किए गए जिनका कार्यालय नियमित रूप से काम करता था। तो ये इनकी विशेषता थी। ठीक है, अगला है पूर्ववर्ती किसान आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? जो पहले आंदोलन हुए उनके क्या थे? तो पूर्ववर्ती किसान आंदोलन असंगठित होने के कारण असफल हो गए। जो आंदोलन यानी कि विद्रोह असंगठित किसानों द्वारा किए गए वे तत्काल दबा दिए गए, मतलब तुरंत के तुरंत ही वो दबा दिए जाते थे। ठीक है, चलिए तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में क्या रहेगा? एक अपठित काव्यांश रहेगा, काव्य की कुछ पंक्तियां रहेंगी, इन्हें हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन पे 3 बहुविकल्पीय रहेंगे और 2 लघुत्तरीय। 7 नंबर के ये प्रश्न आएंगे। देखिए सारे मिला के 5 प्रश्न, 7 नंबर, 1-1 नंबर के बहुविकल्पीय, 2-2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो क्या है देखिए, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रत छाया में मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूं। अब देखिए, जब आपको नहीं समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, लास्ट लाइन में समझ में आ रहा है। इन्होंने बोला मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूं, यानी कि सीधे सीधे ये बात हो रही है मजदूर वर्ग के ऊपर। ये पंक्तियां कही गई हैं कि मजदूर कितने सक्षम होते हैं, कितनी उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बताया गया है। ठीक है, जब जब भी मैंने खंडर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि ये पूरी पंक्तियां मजदूर के श्रम पर, उनकी परेशानियों पर और उनके कार्य की विशेषताओं को बताते हुए करा गया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस पर। पहले हमारे पास क्या है? प्रश्न है, 3 बहुविकल्पीय। पहला है उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किसान महत्व प्रतिपादित किया गया है। अदम्य विश्वास का महत्व, प्रलय मेघ भूचाल का, तूफानों भूचालों का या मजदूर की शक्ति का महत्व बताया गया। तो किसका महत्व है? वो है मजदूर की शक्ति का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट है देखिए, कथन और कारण आधारित फिर से आ गया। व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास से खंडर को फिर से महल में बदलने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति के अंदर अदम्य विश्वास और संघर्ष की शक्ति होती है, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। कथन भी सही है, अब उसके अंदर साहस होगा तभी तो वो खंडर को महल बनाएगा, तो ये भी अपने आप में सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है काव्यांश में कविता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अब हम जा रहे हैं 4 यहाँ पर हमारे पास वक्तव्य रखे गए और देखना है कि इसमें कितने सही हैं। ठीक है, और नीचे आपके पास ऑप्शन दिए उनमें हमें लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। व्यक्ति का आत्मविश्वास उसे विपरीत परिस्थितियों से उबरने की शक्ति प्रदान करता है। व्यक्ति केवल अपनी सफलता की चाहत में दूसरों के अभाव को दूर करने की कोशिश करता है। कुछ गलत है। ठीक है, कवि के अनुसार व्यक्ति में आत्मविश्वास के कारण वह खंडरों को महल में बदलने की क्षमता रखता है।
कवि का कहना है कि व्यक्ति की शक्ति को देखकर प्रलय और तूफान भी शर्माते हैं। तो यहाँ पर वक्तव्य संख्या 1, 3 और 4 सही है, दूसरा वाला नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर वो केवल अपनी सफलता के चाहत में जो है वो दूसरों के अभाव दूर करता है। तो दूसरों के अभाव दूर करता है वो सही है, लेकिन अपनी सफलता की चाहत में करता है ये बात सही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ हम पहला, तीसरा और चौथा सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न पे। यहाँ क्या दिया है, मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाएं, उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये जो पंक्तियां उपयुक्त दी गई हैं इनका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। इसका अर्थ होता है कि मैं सर्वनाम शब्द श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कवि कहना चाहता है कि मजदूर वर्ग में संसार के सभी क्रियाशील प्राणी आते हैं। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ जो मजदूर गिट्टी तोड़ रहा है या गारा मिट्टी कर रहा है ये मजदूर है, जितने भी लोग परिश्रम कर रहे हैं वो एक तरीके से मजदूरी ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब समझिए कि सिर्फ जो सड़क पर काम कर रहे हैं वही मजदूर है। तो इसलिए वो व्यापक है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिश्रम करने वाले लोग शामिल हो जाते हैं। अपनी शक्ति और क्षमता के प्रति उसने क्या कहकर अपना आत्मविश्वास प्रकट किया है। अब अपनी शक्ति के प्रति वो क्या कह रहा है जिससे उसका आत्मविश्वास प्रकट हो रहा है, देखते हैं। मजदूर ने कहा है कि वह खंडर को भी आबाद कर सकता है, उसकी शक्ति के सामने भूचाल, प्रलय व बादल भी झुक सकते हैं। यानी कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि भाई प्राकृतिक जो चीजें आती हैं, जो आपदाएं आती हैं, वो भी उसके सामने कहीं ना कहीं नगण्य हो जाती है। ऐसा उसने क्यों कहा? तूफान भले सब कुछ गिरा दे लेकिन मजदूर वर्ग फिर उसको बना लेता है कि नहीं बना लेता है, तो इसीलिए वो भी शर्माते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने खंड खा पर, जहां पर हमारे व्यवहारिक व्याकरण आधारित प्रश्न आएंगे। तो व्यवहारिक व्याकरण आधारित आपके पास है 4 टॉपिक। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा है वाच्य, तीसरा है पद परिचय और चौथा है अलंकार। चारों टॉपिक पर 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि मैम जब 5 प्रश्न दिए गए हैं तो हम 5 कर लेते हैं, जो सही होगा उस हिसाब से एग्जामिनर नंबर दे देगा। ये गलती मत करना। 5 में से जो 4 आपको आते हैं सिर्फ आप वही ऑप्ट करेंगे, ठीक है, वरना आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं, तो मैं अभी भी कह रही हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आ रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इस पर आधारित है 5 प्रश्न और हम करेंगे 4, ठीक है। तो 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरीके से 4 टॉपिक पे आप 4-4 प्रश्न करोगे तो 16 नंबर के ये प्रश्न हमारे पास में आने वाले। 20 प्रश्न दिए गए हैं लेकिन सिर्फ आप 16 प्रश्न करेंगे, ठीक। तो क्या है, उसने स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखा, संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब सीधे सीधे देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक सरल वाक्य है। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, एक तो स्टेडियम जाना और दूसरा मैच देखना। तो इनसे आप 2 अलग अलग वाक्य बनाएंगे। पहले क्या होगा, वह स्टेडियम गया, ठीक है। पहला वाक्य क्या बनेगा, वह स्टेडियम गया और उसने क्रिकेट मैच देखा। तो देखिए क्या है, वह स्टेडियम गया और क्रिकेट मैच देखा। तो इस तरीके से सरल वाक्य में 2 क्रियाएं ढूंढिए, उनसे 2 अलग अलग सेपरेट सेंटेंस बनाइए। संयुक्त वाक्य बनाना है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में अव्यय लगाइए, और अगर मिश्र वाक्य बनाना है तो पहले सेंटेंस में कोई एक ऐसा अव्यय लगा दीजिए जो कि अधूरा सा महसूस हो सेंटेंस और वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो जाए, ठीक है। चलिए, जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। सरल वाक्य बनाइए, ये एक मिश्र वाक्य है ना। तो क्या होगा, खिलौना मिलते ही बच्चा चुप हो गया। तो सबसे पहले तो जैसे हटा दीजिए यहां से। तो बच्चे को खिलौना मिलना, तो इसको आप जो पहली क्रिया होगी उसे कंटिन्यूअस में कर दीजिए। बच्चे को खिलौना मिला, चुप हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, बच्चे को खिलौना मिलते ही वह चुप हो गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, मनु जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मिश्र वाक्य में बदलिए। ये एक सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य में देखिए कैसे आएगा, मनु जी की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं। अब देखिए पहले सेंटेंस में हमने क्या किया, जो लगा दिया। समझिएगा इसको, क्या होगा, जब हम जो लगा देंगे तो क्या होगा, पहला सेंटेंस अपने आप में अपूर्ण हो गया। मनु जी की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, ये पढ़ने के बाद हमें अपूर्णता लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ अधूरापन है, अभी कुछ आगे पढ़ना है, ठीक है। उनके लिए अनेक पुरस्कार मिले, ठीक है। तो जो उपलब्धियां हैं उनके लिए उन्हें अनेक पुरस्कार मिले थे। तो इस तरीके से ये मिश्र वाक्य में बदल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। आश्रित उपवाक्य और उसका भेद छाटिए। तो आश्रित उपवाक्य में मैंने हमेशा आपको ढूंढने का एक सही तरीका बताया है कि जब भी कोई सेंटेंस मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, ठीक है। अब चूंकि दो सेंटेंस है तो दो क्रियाएं होंगी, तो जो क्रिया बाद में संपन्न हो रही है वो आपका मुख्य वाक्य में आएगी, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तो मुख्य वाक्य क्या होगा, वह चेहरे पर स्थिर थी। तो आश्रित कौन सी हो जाएगी, जो शांति बरसती थी। और हमेशा याद रखना, आश्रित उपवाक्य जो भी होगा वो हमेशा अव्यय से शुरू होगा। हमेशा ध्यान रखना, वो अव्यय के साथ ही शुरू होता है। जैसे यहां पर आ गया आश्रित उपवाक्य, जो शांति बरसती है। अब ये विशेषण है, क्योंकि चेहरे की विशेषता क्या है, उस पर शांति बरस रही है। चेहरा संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही है। तो ये हो गया विशेषण उपवाक्य। विशेषण की तरह वाक्य के किसी अंग की विशेषता बताता है। तो सिंपल क्या है, अगर यहाँ पर कुछ भी होता, मुख्य उपवाक्य में अगर कोई भी संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। लेकिन अगर मुख्य उपवाक्य में कोई भी क्रिया हो रही है और उस क्रिया की विशेषता आश्रित उपवाक्य में बताई जा रही है, तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक। आगे आते हैं, गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया, भेद लिखिए। अब देखिए, गणेश ने साइकिल उठाई, बीच में और लगा है, दूसरा है बाजार। दोनों ही वाक्य क्या है, अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, और बीच में एक अव्यय लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं चार वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब हमारे पास वाच्य आधारित 5 प्रश्न हैं, जिनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, ठीक है, वो खेत को जोत रहा था। अब इसे कर्तवाच्य में बदलना है, तो क्या होगा, किसान ने खेत की जुताई की, यानी कि वो अब करने, द्वारा लगने से क्या हुआ, हमने खेत की जुताई पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन जब ने लगा लिए तो किसान पर जोर आ गया, ठीक। कितने कंबल बटे, कर्मवाच्य में बदलिए। अब देखिए, यहां पर क्या है, कर्ता नहीं है, समझिए, यहां पर क्या है, कर्ता नहीं है। अब इसीलिए द्वारा नहीं लगा, ने नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो ये है तो वैसे कर्तवाच्य, लेकिन अब इसको हम बगैर कर्ता के बिना द्वारा लगाए कर्मवाच्य में कैसे बदलें। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से कर्म है, क्योंकि यहाँ पर कंबल बांटे जा रहे हैं। क्या बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब तुम्हें ऐसा करना हो तो इसके आगे कर्ता इमेजिनेटिव यूज कर लेना। जैसे होगा, तुमने कितने कंबल बांटे, ठीक है, तुमने कितने कंबल बांटे, ठीक है। अब जब इसको बदलोगे तो क्या होगा, तुम्हारे द्वारा कितने कंबल बांटे गए। तो यहां पर देखो आ गए, तुमने हटा दो, ठीक है, तुम्हारे द्वारा हटा दो, कितने कंबल बांटे गए आ गए, तो क्रिया तुम्हारी उस हिसाब से बदल जाएगी। तो याद रखना, जब भी कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कर्ता नहीं है, तो उसमें इमेजिनेटिव यूज कर लो, अपना इमेजिनेशन यूज कर लो, कर्ता को उसमें प्रेजेंट कर लो। मुस्कर्ता और जो है उसके साथ की जो सहायक क्रियाएं, उन्हें जो कारक दिए हैं उन्हें हटा देना और बाकी का सेंटेंस लिख देना, जैसे यहां पर हुआ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं, आओ यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है, भाववाचक में बदलिए, ठीक है। अब कैसे हो गया, आओ यहाँ बैठा जा सकता है, क्योंकि हमें क्रिया क्या करनी पड़ती है, थर्ड पर्सन पे कर देनी पड़ती है, तो वो हमने कर दिया और इससे ये भाववाचक में बदल गया। सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है, कर्तवाच्य में बदलिए। अब इसे हमें कर्तवाच्य में बदलना है, तो देखिए कि सैनिकों द्वारा है तो क्या होगा, सैनिकों ने देश की रखवाली की जाती है, नहीं, तो ने तो लगेगा नहीं, सीधे क्या हो जाएगा, कोई भी कारक मत लगाओ, सैनिक देश की रखवाली करते हैं, सिंपल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ने, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको ने लगाना ही पड़े, ने होता है तो हम हटा सकते हैं, लेकिन हर सेंटेंस में हम ने नहीं लगाते हैं। दर्द के कारण वह चल नहीं सकती, भाववाचक में बदलिए, तो क्या होगा, दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता, सिंपल है, दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता, क्योंकि क्रिया को हमेशा हमें थर्ड पर्सन पे डाल देना पड़ता है। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 5, जहां पर पद परिचय आधारित प्रश्न रहेंगे। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बच्चों को ये देख रही हूँ उनके कमेंट के अकॉर्डिंग कि जो है आपको पद परिचय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप लोग पद परिचय ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए काम डाउन, बहुत पहले तो पैनिक नहीं हुई, घबराइए नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा आपको टाइम और देना पड़ेगा पद परिचय के लिए।
किसी भी 7th 8th क्लास की बुक उठा लो, उसमें संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, ये सारी चीजें एक बार इत्मीनान से बैठकर पढ़ लो। ठीक है, मैंने वैसे अपने वीडियो में भी ये सारी चीजें बताई हैं, अगर आप वो वीडियो आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको हर एक चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी। जब वो समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर है पहला, पान वाला नया पान खा रहा था। अंडरलाइन वर्ड है नया। अब नया क्या चीज है, इसको पहचानने के लिए देखना पड़ेगा नया किससे कनेक्टेड है। पान से कनेक्टेड है, पान संज्ञा है तो नया हो गया विशेषण। ठीक है, तो ये है विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। पान खाया जाता है, इसलिए ये विशेषण भी आपका पुल्लिंग ही होगा, क्योंकि जब विशेष पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग, आपका विशेषण भी पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, नया विशेषण है, गुणवाचक है, पान इसका विशेष्य है। आप यहाँ पर एक वचन और पुल्लिंग भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, यह साइकिल मेरे बड़े भाई की है। तो यहां पर हमने क्या बोला, यह साइकिल, यह क्या है, जाहिर सी बात है सर्वनाम है, क्योंकि पर्टिकुलर हम उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, माँ की याद। तो माँ की अंडरलाइन है, तो माँ कौन हो गई, जाहिर सी बात है संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, की लगा है, संबंध कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है, पूरा निकाल लेंगे तो क्या है, माँ है, संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक। संबंध कारक कैसे, संबंध कारक की पहचान होती है का, की, के, तो यहाँ की लगा है तो सीधे सीधे ये क्या होगा, संबंध कारक। ठीक है, मधुर गान तो सदा ही सुनने को मिलते हैं। अंडरलाइन वर्ड है सदा ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सदा ही अगर हम देखेंगे तो क्या है, अव्यय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सदा ही किससे कनेक्टेड है, मिलते हैं से है, वो समय को बता रहा है, कब मिलते हैं, सदा मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, सुनने क्रिया के काल का सूचक है, और ही जो है वो निपात है। ठीक है, यहाँ पर ही जो दिया गया है वो क्या है, वो निपात है, इस तरीके से लिख देंगे। अगले आते हैं, वह बच्चा बहुत योग्य है। अब यहाँ पर बच्चा है, वह बच्चा है, तो वह बच्चा है भाई, लंबा बच्चा है, छोटा बच्चा है, सुंदर बच्चा है, काला बच्चा है, पतला बच्चा है, जो कोई भी है, तो जाहिर सी बात है वह यहाँ पर विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, और बच्चा इसका विशेष्य होगा। ठीक, तो पद परिचय समझने हैं तो पहले मैं कई वीडियोस आपको दे चुकी हूँ पद परिचय आधारित, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन का भी है। मैंने जो वन शॉट्स ग्रामर पे बनाए उसमें भी मैंने पद परिचय समझाया है, और जो है आपको मैराथन में भी समझाया है, तो सारी जगह पर मैंने कई जगह समझाया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों के अलंकार के भेद पहचान कर लिखिए। अब हमारे पास अलंकार आधारित 5 प्रश्न आएंगे, और उन 5 प्रश्नों में से हमें क्या करना है, सिर्फ अलंकार के भेद पहचानने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, सिर्फ 4 के करने हैं। इतने सोते संसार के बीच जगकर सजकर रजनी बोली। रजनी मतलब कौन है, रात। अब रात जगी है और बोली है, अब बताइए, रजनी तो प्राकृतिक है, ठीक है, उसके अंदर जान नहीं होती, लेकिन जगना सोना मानवों का काम है, इसलिए रजनी का वो काम किया जा रहा है जो मानव करते हैं, यानी कि रात्रि वो काम कर रही है जो मानवों द्वारा किया जाता है, जगना और सोना, इसलिए सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले ही भू पर। यानी कि बाण जो है वो शत्रुओं के शरीर तक लगे नहीं और शत्रु पहले गिर गए। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, उनको गिराने के लिए बाणों का लगना जरूरी है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, विशेषता कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कर दी गई, जो कि लोक सीमा के पार चली गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला आते हैं, हिमकर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, अब मानो शब्द लगा, जहां पर मानो, जानो, जनऊ, मनहू, जनही, मनही कहा जाता है, ज्यो त्यों कहा जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो सीधे सीधे यहां क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर क्या है, राम और रतन में आपका रूपक अलंकार है। मैया कौशल्या कह रही हैं कि भाई मुझे जो है राम रूपी रतन मिला, यानी कि राम और रतन को एक कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होगा। सिंधु सा विस्तृत और अतः एक निर्वासित उत्साह,
तो पता चल गया होगा, सा, सी, से, सम, सरिस, समान जो शब्द आते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। देखिए यहाँ सिंधु सा विस्तृत, यानी कि सिंधु यानी कि सागर से सा विस्तृत है, अतः एक निर्वासित का उत्साह, एक निर्वासित व्यक्ति का उत्साह जो है वो इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पर सिंधु सा विस्तृत में उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए यहाँ खंड खा खत्म हो गया, अब हम आ गए खंड गा पे। खंड गा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका आधारित प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले आएंगे क्षितिज आधारित प्रश्न। क्षितिज की जो हमारी पुस्तक है वो 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो इसमें प्रश्न भी ऐसे ही अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गद्य खंड। गद्य खंड के हैं हमारे 6 अध्याय। तो उन 6 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से आपके पास एक काव्यांश रखा जाएगा, सॉरी एक गद्यांश रख दिया जाएगा। उस गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यही रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न भी है, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 8 में आपके पास गद्य खंड के 6 अध्यायों में से रखे जाएंगे 4 प्रश्न, आपको करने होंगे सिर्फ 3 प्रश्न। ठीक है, तो पहले हम बहुविकल्पीय कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कोई ऑप्शन नहीं है, 5 के 5 सारे बहुविकल्पीय आपको करने हैं। ठीक है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। तो 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो 5 नंबर के हो जाएंगे। क्या है? जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय है कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, क्योंकि बार बार चश्मा बदल रहा था वो जब हर 15 दिन में निकल रहे थे। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तो पहले जब 15 दिन पहले निकले थे तो अलग था, आज निकले तो फिर अलग है। तो ये वाला हमारे पास गद्यांश आया है, कहां से आया है? नेताजी का चश्मा से। चलिए, तो 5 बहुविकल्पियों में पहला प्रश्न है, जीप के आगे बढ़ने पर भी हालदार साहब का मूर्ति के बारे में सोचते रहने का कारण क्या था? वो आगे निकल गए लेकिन तब भी वो मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए, देश प्रेम की भावना, मूर्ति का रखरखाव ना होना, कस्बे में लगी मूर्ति का सौंदर्य, मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा ना होना। तो वो किस बारे में सोच रहे थे कि भाई मूर्ति का रंग रूप का तो महत्व है नहीं, महत्व है उस भावना का जिस भावना के चलते काम हो रहा है। तो वो भावना के बारे में सोच रहे थे। वो भावना क्या थी? देशभक्ति की भावना। तो सही क्या है? देशभक्ति की भावना के कारण जो है वो कस्बे से आगे निकल जाने के बाद भी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। हालदार साहब ने नागरिकों के प्रयास को बताया। अब जो नागरिकों ने जो प्रयास कर रहे थे, यानी कि बार बार मूर्ति पे जो चश्मा बदल रहे थे, वो कैसा प्रयास था? अकल्पनीय, बचकाना, प्रशंसनीय या उदारवादी? तो उन्होंने क्या बताया था कि वो प्रशंसनीय है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, इस वाक्य में उधर शब्द किसके लिए संकेत करता है? कहां से गुजरे? कहां से गुजरते थे? वो कस्बे के चौराहे से गुजरते थे, है कि नहीं? कस्बे से गुजरते थे। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। कस्बे के लिए, उत्साहित लेखक के लिए, नगरपालिका के लिए, चौराहे के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने आंसर सोचा वो 2 पार्ट में अलग अलग हो गया, कस्बे के लिए, चौराहे के लिए। लेकिन चैप्टर में क्या लिखा है कि वो हर 15 दिन में कस्बे से गुजरते थे। तो हम यहाँ पर सही आंसर क्या लगाएंगे? कस्बे के लिए। उधर जो शब्द है वो कस्बे के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, उन्होंने मूर्ति में क्या अंतर देखा? मूर्ति में जब पहले आए थे और फिर बाद में आए तो क्या हुआ था? चश्मा बदल रहा था ना। अब ऑप्शन पढ़िए। मूर्ति ने शॉल ओढ़ी है, मूर्ति को पेंट कर दिया गया है, मूर्ति ने कपड़े पहने हैं, मूर्ति पर चश्मा बदल गया। तो सही क्या है? मूर्ति पे चश्मा बदल गया। ठीक, चलिए अगला आ जाते हैं। हालदार साहब जीप से कहाँ जाते थे? वो जीप से कहाँ जा रहे थे? अपनी फैक्ट्री का काम देखने, कस्बे में लगी मूर्ति देखने, कंपनी के काम से कस्बे के आगे, या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो वो जीप से कहाँ जाते थे? वो कंपनी के काम से हमेशा कस्बे के आगे जाते थे। कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15 दिन में, तो वो वहां से निकलते थे। तो सही क्या होगा? कंपनी के काम से कस्बे के आगे वो जाते थे।
चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में हमारे जैसे कि हमने बताया गद्य खंड के 6 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे, आपको 3 करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर आप 25 से 30 शब्दों में देंगे, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। जो मैं कह रही हूं ज्यादा नहीं लिखना है वो आप करना, जो है वर्ड्स पे ध्यान रखना। और हर प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। हर प्रश्न के लिए जब 3 प्रश्न कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पहला प्रश्न देखोगे इसका उत्तर बहुत लेंदी है, मैंने ज्यादा लंबा लिखा है। उसका रीजन यह है कि हम इस पूरे आंसर को आपको समझाना चाहते थे। जब आप इसको लिखना तो सिर्फ 2 पॉइंट्स में इनको दे देना, ठीक है। तो आप वर्ड लिमिट के ज्यादा नहीं जाओ, क्योंकि समझने के लिए तो हमें ज्यादा चीजें समझनी पड़ेंगी, लेकिन उसको हम शॉर्ट तो कर सकते हैं, तो वो आप शॉर्ट कर देना, ठीक है। प्रश्न पहला क्या है, कैसे कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का जीवन चरित्र सामाजिक रूढ़ियों की उपेक्षा करता था, पाठ के आधार पर बताइए। यानी कि सिंपल है कि उन्होंने पाठ में ऐसी कौन सी रूढ़ियां थी जिसको उन्होंने नकार दिया। तो 2 चीजें थी। पहला, उन्होंने अपने पुत्र के लिए, पुत्र की जो क्या कहते हैं चिता है वो आग अपनी बहू से दिलवाई थी। दूसरा, उन्होंने अपनी पुत्र वधू विधवा बहू का पुनर्विवाह करने की बात कही थी। तो उस समय के हिसाब से ये रूढ़ियां थी जिन्होंने उन्होंने पूरी तरह उपेक्षा की थी। अब इन्हें मैंने आप पॉइंट में कर दिया है, हेडिंग्स में कर दिया, आप पॉइंट में करके इसे आंसर दे देना, ठीक है। बाल गोविंद भगत का जीवन चरित्र सामाजिक रूढ़ियों की उपेक्षा करने का उदाहरण उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार इस बात को प्रमाणित करती हैं। पहला क्या है, पतोहू से अंतिम संस्कार करवाना। बाल गोविंद भगत ने पारंपरिक समाज के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी के निधन के बाद पतोहू से अंतिम संस्कार कराया। तो यहाँ पत्नी नहीं है, पुत्र होगा, ठीक है। अपने पुत्र के निधन के बाद पतोहू से अंतिम संस्कार कराया, ठीक है। नेक्स्ट है, पतोहू को पुनर्विवाह का आदेश देना। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया, जो उस समय की सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था। भारतीय समाज में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को लेकर कई धारणाएं हैं और यह कदम भी एक असामान्य और विवादित निर्णय था। इन घटनाओं के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत का जीवन चरित्र समाज की स्थापित रूढ़ियों और मान्यताओं की उपेक्षा करता है और एक नई सोच और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यानी कि एक तरीके से समाज में वो रूढ़ियां जो अब बिल्कुल भी काम नहीं करती, वो उसका विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां मालिक से कौन सी दुआ मांगते थे, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू सामने उभरता है। तो वो कौन दुआ मांगते थे? नौबत खाने इबादत में चैप्टर से लिया गया है कि भाई अल्लाह उनको ऐसा सुर बख्शे कि जो उनको लगता था कि अभी भी हम अच्छा नहीं बजा पाते, तो उन्हें एक सच्चे सुर की डिमांड हमेशा रहती थी अपने भगवान से। बिस्मिल्लाह खां एक समर्पित कलाकार थे जो अपनी संगीत कला के प्रति पूरी निष्ठा से जुटे थे। वे मालिक अर्थात खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। उन्हें अपनी संगीत कला को समर्पित रखने के लिए यह करना जरूरी था। बिस्मिल्लाह खां की इबादत विशेष रूप से सच्चे सुर के माध्यम से होती थी और वे इसे मालिक के सामने झुककर प्रदर्शित करते थे। यानी कि पूरा कहते ना कि सर नतमस्तक होकर उसे करते थे। इससे उनकी विनम्रता, आदर और सीखने की ललक जैसे ये व्यक्तित्व की विशेषता प्रकट होती थी। वे खुदा के आगे अपने संगीत कला के माध्यम से भक्ति और समर्पण का संदेश पहुंचाते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? लखनवी अंदाज पाठ में पाठकों के लिए क्या संदेश निहित है? अब क्या संदेश दिया गया है? ठीक है ना, देखिए उसमें झूठी शान को प्रदर्शित किया गया है। क्या है? लखनवी अंदाज पाठ में पाठकों के लिए संदेश है कि हमें अपना दृष्टिकोण व्यवहारिक और विस्तृत रखना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए। यानी कि जो शोबाजी की जो आजकल लाइफ चल रही है उससे दूर रहिए। जो आप प्रैक्टिकल में हैं, जो चीजें हैं अपने तक रखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत दिखावा करें। साथ ही हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए तथा अपना आचरण भी ऐसा ही रखना चाहिए। मतलब जैसे हम हैं वैसा ही हमको रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो 4 दिए गए थे, 3 करने थे। चौथा प्रश्न क्या है? संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि आज के विज्ञान के विद्यार्थियों को लेखक न्यूटन के मुकाबले कहां देखता है।
ठीक है। न्यूटन के मुकाबले आज के जो विद्यार्थी है वो कहाँ देखता है, उसकी बातों से यह अपनी सहमति और असहमति तर्कों द्वारा साबित की। मतलब कि जो वो कह रहा है उससे आप अगर सहमत है तो तर्क दीजिए, असहमत है तो तर्क दीजिए, ठीक है। लेखक आज के विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन के मुकाबले अधिक व्यापक दृष्टिकोण वाले और बहुआयामी खोजकर्ताओं के रूप में देखता है। उनका कहना है कि आज के विद्यार्थी न केवल सिद्धांतों को समझते हैं बल्कि उन्हें समाज की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित भी करते हैं, यानी कि जैसा समाज की जैसे डिमांड है उसे उस हिसाब से वो ढालते भी हैं। मैं सहमत हूं क्योंकि आधुनिक विज्ञान में नई चुनौतियों का सामना करना और समाधान ढूंढना आवश्यक है। आज के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिससे वे वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हैं, जो न्यूटन के समय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये गद्य खंड पर आधारित बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। अब 9 और 10 में आपके पास में आएंगे आपके काव्य खंड आधारित प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, अब वैसे ही जैसे हमारा गद्य खंड था वैसे ही काव्य खंड आएगा। काव्य खंड में सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास में जो 6 चैप्टर दिए गए हैं उन 6 चैप्टर में से कोई भी एक काव्यांश रख दिया जाएगा जो काव्य खंड में दिए हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये देख के समझ में आ गया कि हमारा 2nd चैप्टर बुक का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। अब इसको हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और सारे करने होंगे, कोई विकल्प हमारे पास में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छाती लघु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूटत रघुपति हूँ ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनो सुभाव न मोरा, बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, भुज बल भूप भूमि भूप बिनु कीना, विपुल बार महिदेव दीना, सहस्त्र बाहु भुज छेंद निहारा, परसो विलोक महिप कुमारा, मातु पिता जाने सोचत वस करी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, ठीक है। तो किस तरीके, ये मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं, आप लोगों को पहले भी मैं कई बार समझा चुकी हूँ ये, ठीक है। अब चलिए इस पर आ जाएंगे हमारे पास में 5 अति लघु। पहला क्या है, अति लघु कह रही हूं, बहुविकल्पीय, ठीक। पहला है, परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से कुपित होकर क्या कहा। अब परशुराम ने क्या कहा था, देखिए सभी विकल्प सही हैं। मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूं, तुम जैसे बालक मैंने बहुत देखे। तो परशुराम ने क्या बोला था कि बालक समझकर मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, भाई तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुमको मार नहीं रहा हूं। नेक्स्ट है, क्षत्रिय कुल द्रोही किसे कहा गया है। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है, परशुराम को कहा गया है कि परशुराम जी जो है उन्होंने क्षत्रिय कुल को एक तरीके से कई बार जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ठीक। नेक्स्ट है, काव्यांश के आधार पर लक्ष्मण थे, क्या थे, विनोदपूर्ण मृदुभाषी, उपरोक्त दोनों यानी कि अत्यंत क्रोधी और मृदुभाषी या अत्यंत क्रोधी। तो मेरे हिसाब से तो जो यहाँ पर है वो ये दोनों होना चाहिए, लेकिन हम ये दोनों लगा नहीं सकते तो उपरोक्त तो दोनों लगाते हैं, यानी कि मृदुभाषी भी कहेंगे और क्रोधी भी कहेंगे। तो हम यहाँ पर एक्चुअली जो सही है, क्रोधी तो वो ज्यादा नहीं थे, ठीक है, पहली बात तो ये समझिए। तो लेकिन जो ऐसे बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन आएंगे कि आपको लगेगा अरे ये सही है कि वो गलत हो, आपको जो सबसे नियर बाय होगा वो लगाएंगे। अब जैसे उनका व्यवहार क्या था, विनोदपूर्ण था और मृदुभाषी भी था, दोनों था ना। तो अब मतलब हंसी मजाक भी कर रहे थे मगर मीठा मीठा बोल रहे थे, मीठा मीठा बोलकर हंसी मजाक कर रहे थे, तो ये सही है। लेकिन हम दोनों में लगा नहीं सकते। फिर जब हम उपरोक्त तो दोनों पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है क्रोधी भी है और मृदुभाषी भी है, तो हम इसी को लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो हमेशा जैसे आप लोग बोलते हो ना कि एमसीक्यूज में मैम मार्क्स कट जाते हैं, हमें ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो आपको पहले ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकदम नियर बाय है, ठीक है, इसी को ध्यान रखकर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर क्या कहा। अब लक्ष्मण ने क्या कहा, देखिए, आप क्यों क्रोध करते हैं, शांत हो जाइए, सभी विकल्प सही हैं, सभी धनुष एक समान है। तो उन्होंने क्या कहा था कि सभी धनुष एक समान है, यानी कि जो ये टूटा ये और मैंने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो सभी मेरे लिए एक ही समान है।
शिव धनुष टूटने में रघुपति का दोष नहीं किसने कहा था? जाहिर सी बात है, ये बात तो लक्ष्मण जी ने कही थी, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? लक्ष्मण ने। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने काव्य खंड के ही जितने आपके वो हैं, क्या नाम, चैप्टर हैं, 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में से आपके पास में कितने आ जाएंगे? पूरे के पूरे 4 प्रश्न आएंगे और 4 में से कोई भी आपको 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में आप इसका करेंगे। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि एक प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न के लिए जब आप 2 नंबर करेंगे तो सिर्फ 25 से 30 शब्दों से ज्यादा ऊपर मत जाइएगा। चलिए देखते हैं। घर घेर घोर गगन तथा काले घुंघराले शब्द चित्र को उत्साह कविता के आधार पर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब घेर घेर घोर गगन को धराधर ओ, ये पंक्तियां जो हैं किसके लिए बोली गई थी? बादल के लिए बोली गई थी। बादल से कहा गया था कि वो आए और चारों तरफ से आए और पूरे आसमान को ढक लें, ऐसा कहा गया था, है ना। बादल काले और घुंघराले हैं, वह भयानक गर्जना करते हुए बरसते हैं। गर्जना करते समय वे पूरे आकाश को घेर लेते हैं। काले और घुंघराले बादल देखने में कवि को बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता सामूहिक कार्य का अच्छा उदाहरण है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, जाहिर सी बात है, फसल कविता सामूहिक उस पे है ना, क्योंकि उसमें प्राकृतिक योगदान भी दिखाया गया है। ये 1 नहीं 2 नहीं, हजारों नदियों का पानी है, कितनी खेतों का गुणधर्म है। तो मतलब किसी एक के कार्य से नहीं हो रहा है, वहां पर जब तक आप मिलकर कोशिश नहीं कर रहे हैं तब तक वो काम नहीं हो रहा है। ठीक, फसल कविता सामूहिक कार्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसमें फसल के सृजन के लिए विभिन्न तत्वों के एक साथ काम करने की आवश्यकता को दर्शाया गया है। लाखों लोगों के हाथों का स्पर्श, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन, सभी मिलकर फसल की उन्नति और समृद्धि में योगदान करते हैं। मतलब सब मिल रहे हैं तो सब मिल के काम होना, मतलब सामूहिक योगदान होना। इन सभी तत्वों का सामूहिक प्रयास ही फसल को सफलता और उत्पादकता को सुनिश्चित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि में सामूहिक कार्य का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक को किस प्रकार संभालता है, वह गायक को किसकी याद दिलाता है? तो जब हमारे जो गायक है गाते गाते कहीं बहुत सुरों में आगे निकल जाते हैं, अनहद का मतलब होता है कहीं अंदर डीपली, मतलब जंगल में, जैसे अनहद मतलब जंगल में भटक जाना, ठीक है, तो ये सुरों के जंगलों में कहीं अंदर चले जाते हैं, तब जो है वो स्थाई को संभाल कर संगतकार उनकी हेल्प करता है। और संगतकार उन्हें कहीं ना कहीं जब हमारे मुख्य गायक नौसिखिया थे उस समय की याद दिलाता है। जब मुख्य गायक अनहद की जटिल तानों में खो जाता है तब संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर और स्थायी पंक्ति को गाकर उसे संभालता है। ऐसा करके वह मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था। अगला प्रश्न है, मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? उन्होंने इसके लिए बहुत सारे कारण बताए हैं। उन्होंने ये बताया सबसे पहले तो कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूसरों को बताऊं, उनके साथ शेयर करूं, ये चीज उन्होंने कही। मैंने ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं प्राप्त की। उन्होंने कहा कि मैं जब अपनी पुरानी बातें याद करूंगा, आत्मकथा लिखूंगा, तो मेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं वो वापस उजागर हो जाएंगी मुझे तकलीफ देने के लिए। तो अपनी पर्सनल बातें भी, जैसे उनकी प्रेयसी के साथ बिताए गए पल या उनके अपनों ने जो उन्हें धोखा दिया, ये सारी चीजें भी वो दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण उन्होंने इस आत्मकथ्य कविता में बताए हैं, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने के बावजूद आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को सार्वजनिक ना करने की इच्छा रखते। जो उनका पर्सनल है वो नहीं चाहते कि सब लोग पढ़ें और समझें। उनका मानना था कि उनके जीवन में कुछ विशेष नहीं है जिसे लिखा जाए और उन्हें अपने जीवन की दुर्बलताओं और प्रवंचनाओं को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की इच्छा नहीं थी। उन्हें यह भी भय था कि इस तरह की आत्मकथा से वे हंसी का पात्र बन सकते हैं या दूसरों द्वारा उनकी निजी समस्याओं का लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि जो उनकी पर्सनल है, हो सकता है आगे जो बहुत सारे लोग हैं जो इसका फायदा उठा लें। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11, जहां से हमारी
पाठ्य पुस्तक संचयन शुरू होती है। कौन सी पुस्तक शुरू होती है? संचयन। अब संचयन में हमारे पास 3 ही अध्याय हैं। कितने अध्याय दिए गए? 3 अध्याय दिए गए। तो 3 अध्यायों में से एक एक प्रश्न आएगा, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न आपके जो रहेंगे ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो यानी कि इसका आंसर आपको लिखना है 50 से 60 शब्दों में, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर 50 से 60 शब्दों में लिखना है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको जो नंबर मिलेंगे वो है फोन नंबर। 4 नंबर मिलेंगे, 2 करेंगे आप तो मिल जाएंगे यहाँ पर कितने आपको? 8 नंबर। तो 3 में से सिर्फ 2 ही प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है चैप्टर माता के अंचल से। माता के अंचल पाठ से हमें बाल्य जीवन की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? अब आपको पता नहीं कौन सी जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माता के अंचल पाठ से पता चलता है कि बाल्य जीवन में बच्चों का मन कोमल होता है, उनके मन में दूसरों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता। किस तरीके से वो खेलते हैं, ठीक है ना, भोलानाथ जी किस तरीके से खेल रही है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई गई हैं। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता। वे इन सब से ऊपर उठकर मिलकर खेल रचते हैं और सब साथ साथ खेलते हैं। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना से वे कोसों दूर होते हैं। सभी धर्मों के बच्चे मिलकर खेलते हैं। यदि वे दुखी या भयभीत होते हैं तो रोकर या चिल्लाकर व्यक्त कर देते हैं। प्रसन्नता के भाव को वो खिलखिलाकर व हंसकर व्यक्त कर देते हैं। अब देखिए तकलीफ होती है तो कैसे रोते हैं, डरे थे तो दौड़ते हुए अपनी माँ की गोद में पहुंचे थे, और जब हंसते हैं खुश होते हैं तो खिलखिलाते इधर उधर कूदते रहते हैं। उसी प्रकार रोते रोते खुश हो जाना तथा तुरंत खेल में लग जाना बच्चों का विचित्र स्वभाव होता है। उनके मन में किसी के लिए भी बदले की भावना नहीं होती। वे सदा निश्चिंत रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में बच्चों के मन पर तनाव या किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं होता है। वे बीती बातों को याद करके दुखी नहीं होते हैं। जो चीजें बीत गई उनको कभी याद करके दुखी नहीं होते। उनके सामने जो भी उनकी रुचि के अनुकूल खेल या प्रसंग आता है वे उसी में लीन रहते हैं। वे अपने मित्रों के साथ प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए ये कुछ करीबन मेरे ख्याल से 100 वर्ड्स के आसपास का आंसर है। तो जैसे मैंने आपको इतना सारा बताया, अब इतना सारा आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद हो सकता है 2-3 चीजें आप भूल जाओ। तो इसीलिए हमेशा लर्न ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि लिखते समय कुछ चीजें अगर हम भूल भी जाएं तो विद इन वर्ड लिमिट हम काम में आ जाता है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आपके विचार से विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत जगह है, जैसे युद्ध हो रहे हैं तो परमाणु विस्फोट, यहाँ पर विस्फोट हो रहे हैं, परमाणु विस्फोट की धमकियां दी जा रही हैं। बहुत ऐसी जगह, कई जगह इतने वायरस फैला दिए जाते हैं, केमिकल अटैक हो जाता है। तो ये सभी चीजें क्या है, विज्ञान का ही दुरुपयोग होता है कि नहीं होता है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ में विज्ञान के दुरुपयोग की चर्चा की गई है, जिसमें हिरोशिमा के विस्फोट का उदाहरण दिया गया है। रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों ने वहां के पत्थर को भी प्रभावित किया था और इससे लोगों को भाप बनकर उड़ जाना पड़ा। विश्व में आज आतंकवादी लोग कहीं भी विस्फोट कर सकते हैं। हम अनावश्यक वैज्ञानिक खोज और उत्पादन को रोककर विज्ञान के दुरुपयोग को कम कर सकते हैं। यानी कि ऐसी चीजों का आप इजाद ही नहीं करो कि अगर वो दुश्मन के हाथ लग जाए या गलत लोगों के हाथ लग जाए तो वो कल को हमको ही बहुत नुकसान पहुंचा सके। तो हमेशा ऐसी चीजों का हमें जो है वो इजाद करनी चाहिए जो आगे चलकर परेशानी का कारण ना बने। तीसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। अब ये एक यात्रा वृत्तांत है, किस तरह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी और पहली ही रात जो रोशनी में नहाया उनको गंतोक दिखा था, उससे वो पूरी तरह सम्मोहित हो गई थी। अब उनके मन में क्या भाव आए थे वो आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ठीक, गंतोक में रात्रि के समय लेखिका को ऐसा प्रतीत हुआ कि आसमान में टिमटिमाते तारे नीचे धरती पर मानो दूर ढलान लेती तराई पर जगमगाती रोशनी की एक झालर सी बना रहे। अब क्या होता है, पहाड़ है, पहाड़ में अगर ऐसे करके ढलान है तो वहां पर घर है, उन घरों में लाइट जल रही है तो जैसे लगता है टिमटिमाती हुई जो झालर लाइट की जलती है ना, हम लोग दीपावली में लगाते हैं, वो उस तरह की सी प्रतीत हो रही थी। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिल गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। जादू के इस सम्मोहन में मानो उसका अस्तित्व स्थगित हो गया था, यानी कि उनका खुद का जो अस्तित्व था वो कहीं मिट गया था। वो एक तरीके से इस पूरे क्या कहते हैं माहौल में ढल चुकी थी।
वो सब कुछ अर्थहीन सा था, उनकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, यानी कि खुद वो महसूस कुछ नहीं कर पा, जो देख रही थी वो उसी को देखती रह जा रही थी। वह सुख की अति निंद्रता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। लेखिका प्रकृति के उस सौंदर्य में डूब जाना चाहती थी। चलिए अब हम आ गए अपने खंड घ में। खंड घ हमारा टोटल रचनात्मक लेखन आधारित है, ठीक है। रचनात्मक लेखन जिसमें अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन, संदेश, ईमेल और स्ववृत्ति, ये सारी चीजें आएंगी। तो करीबन 6 आपके पास में ये टॉपिक हैं जिन पर आपसे 4 प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहला जो हमारा रचनात्मक लेखन का प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 12, वहां पर आपके सामने अनुच्छेद के 3 ऑप्शन रखे जाएंगे, ठीक है। 3 टॉपिक रखे जाएंगे, आपको उनमें से कोई भी एक टॉपिक करना है। अनुच्छेद को जरा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि अनुच्छेद लिखते समय आप लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लिखना शुरू हो जाते हो। ऐसा नहीं लिखना, जितना हमें संकेत बिंदुओं में दिया गया है हमें सिर्फ उतना लिखना है, उससे ज्यादा हमें जाना नहीं। जो वर्ड लिमिट दी गई है उसके अंदर बांटना है। इसका तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर निम्नलिखित, अच्छा ये प्रश्नों पर ही आ गया, सॉरी, तो यहाँ पर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है, ठीक है। कोई भी एक उदाहरण आपको यहाँ पे करना है। तो 80 से 100 शब्दों का मतलब हो गया, अगर 3 है तो आप ऐसे बांट लो कि 30, 35, 30। जो टॉपिक में आपको ज्यादा लिखना है उसमें 35 वर्ड रख दो और बाकी में 30 रख लो। तो इस तरीके से आप अपनी वर्ड लिमिट के पास में पहुंच जाओगे। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपने पहले के लिए 30 रखा, दूसरे के लिए 35 रखा तो 65 हो गया, फिर आपने लास्ट वाले के लिए 30 रखा तो यहाँ पर 95 हो गया, यानी कि 95 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी 100 की लिमिट है वहां तक आप पहुंच जाओगे, ठीक। चलिए, तो पहला हमारे पास है जनसंख्या नियंत्रण। इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। 3 टॉपिक दिएंगे, तो पहला है जनसंख्या नियंत्रण। अब इस पे अगर आपको अच्छे से आता है तो लिखो, क्योंकि 3 में से कोई भी एक टॉपिक ऐसा रहेगा जो फैक्ट बेस्ड रहता है, एक ऐसा रहता है जो आपके लिए इमेजिनेशन बेस्ड रहता है, और एक हो सकता है आपके सामने ऐसा है जहां पर आपसे आपके विचारों के संबंध में पूछे जाने वाला कोई टॉपिक हो, ठीक है। तो हमेशा वो टॉपिक चूज करना जिसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो या अच्छे से जानते हो, ठीक है। इसीलिए 3 टॉपिक आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, ठीक। तो इस पे जो संकेत बिंदु है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर पहले आप लिखोगे। फिर है नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है और नियंत्रण कैसे करें। सिर्फ ये 3 चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए, किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, पर जब यह किसी एक सीमा से अधिक हो जाती है तब यह समस्या का रूप ले लेती है। जनसंख्या वृद्धि एक ओर स्वयं समस्या है तो दूसरी ओर यह अनेक समस्याओं की जननी भी है। खुद एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जैसे बेरोजगारी है, भूखमरी है, प्रदूषण है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं को जन्म भी देती है। यह परिवार, समाज, राष्ट्र की प्रगति पर बुरा असर डालती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ देश के विकास की स्थिति ढाक के 3 पात वाली बनकर रह जाती है, यानी कि देश जितना भी प्रगति करना चाहे जनसंख्या के कारण वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसका जितनी प्रगति करेगी वो सारे संसाधन इस जनसंख्या में ही चले जाते हैं, ठीक है। प्रकृति ने लोगों के लिए भूमि, वन आदि जो संसाधन प्रदान किए हैं, जनाधिक्य के कारण, यानी कि जनाधिक्य मतलब बहुत ज्यादा लोगों के कारण वे कम पड़ने लगते हैं। तब मनुष्य प्राकृतिक असंतुलन का खतरा पैदा होता है, ठीक है, डिसबैलेंस होने लगती है, जिससे नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत को बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के लिए हम भारतीयों की सोच काफी हद तक जिम्मेदार है। यहाँ की पुरुष प्रधान सोच के कारण घर में पुत्र जन्म आवश्यक माना जाता है, भले ही एक पुत्र की चाहत पे 6-7 लड़कियां क्यों ना पैदा हो जाए। पर पुत्र के बिना ना तो लोग अपना जन्म सार्थक मानते हैं और ना ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती दिखती है।
इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी, मनोरंजन के साधनों का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए लोगों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराकर जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और सरकार द्वारा परिवार नियोजन के साधनों का मुफ्त वितरण किया जाना चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। कि मतलब जब बच्चे इस चीज को समझेंगे तभी आगे जाकर सारी चीजें सही और सार्थक सिद्ध हो पाएंगी। चलिए दूसरा टॉपिक है परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। मैंने कहा था ना कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिस पे आपको खुद सोचकर लिखना पड़ेगा। देखिए एक फैक्ट बेस्ड चीज थी, वो थी जनसंख्या वृद्धि। दूसरा आपको ये आया जहां पर आप सोच रहे हो कि परीक्षा से पहले मेरी क्या कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन में आपको लिखना क्या पड़ेगा। देखिए परीक्षा के नाम से भय लगता है, पर्याप्त आप तैयारी कर चुके हैं, उसके बाद भी प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ। यानी पर्याप्त तैयारी की है लेकिन तब भी डर है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तब वो डर कहीं जाकर दूर होता है। तो ये जो 3 चीजें हैं आपको सिर्फ इतनी लिखनी है। परीक्षा का समय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उनके परिश्रम की सफलता परीक्षा के परिणाम पर निर्भर करती है, इसीलिए विद्यार्थियों पर उसका दबाव बढ़ जाता है। मेरी वार्षिक परीक्षा से पूर्व मेरी भी कुछ ऐसी ही मनोदशा थी। इस समय खेलकूद, टीवी और मनोरंजन को छोड़कर मेरा पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित था। ठीक है, सब कुछ हमने छोड़ दिया और कहां पर था, पढ़ाई पर था। मेरे माता पिता भी इसमें मेरा पूरा सहयोग कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि पूरा जब घर में एग्जाम होते हैं ना तो पूरा माहौल वही वाला हो जाता है। यद्यपि मेरी सभी विषयों की तैयारी बहुत अच्छी थी, फिर भी मन में आशंका रहती थी कि कोई प्रश्न ऐसा ना हो जिसे मैं हल ना कर सकूं। इसीलिए प्रथम परीक्षा के दिन मैंने अपने सहपाठियों से भी अधिक बात नहीं की। परीक्षा कक्ष में पहुंचकर मैंने ईश्वर का स्मरण किया, अपने मन को एकाग्र किया, यानी कि हमने कंसंट्रेट किया। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसे देखते ही मैं खुशी से झूम उठी। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक की जितनी टेंशन थी कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, देखा तो अरे लगा तो सब कुछ पड़ा हुआ है। सभी प्रश्न मुझे बहुत अच्छी तरह आते थे। मैंने अपना प्रश्न पत्र निर्धारित समय से बहुत अच्छी तरह हल कर लिया, यानी कि एक समय आता उससे पहले ही मैंने पूरा उसको हल कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं विज्ञान और हमारी दिनचर्या। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या बोला था, कुछ चीजें आपको सोचकर लिखनी है तो कुछ इमेजिनेशन बेस्ड भी लिखनी होंगी, तो ये वैसा ही है। यहां पर क्या लिखा है, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग। अब आपके आसपास बहुत सारी चीजें विज्ञान की हैं, देखकर लिखो। स्वास्थ्य और चिकित्सा में विज्ञान है, यातायात और संचार में विज्ञान है, समय और श्रम की बचत है। ये तो विज्ञान के बारे में आपको ये 4 संकेत बिंदुओं पर लिखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। विज्ञान और हमारी दिनचर्या का आपस में गहरा संबंध है। आज का मानव जीवन विज्ञान की देन है। दैनिक जीवन में हम बिजली, गैस, मोबाइल फोन, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमारा जीवन आरामदायक बन गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आधुनिक दवाइयों, टीकों, ऑपरेशन तकनीकों और जांच उपकरणों ने अनेक असाध्य रोगों का इलाज संभव बनाया है। तो देखिए स्वास्थ्य और चिकित्सा में हमने बता दिया। फिर उसके बाद क्या है, यातायात और संचार के क्षेत्र में बस, रेल, हवाई जहाज, मोबाइल फोन और इंटरनेट ने दूरी को बहुत कम कर दिया है और सूचना का आदान प्रदान शीघ्र हो गया है। विज्ञान ने मशीनों के माध्यम से समय और श्रम की बचत की है। इस प्रकार विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। ठीक, तो हमारे अनुच्छेद पूरे हो गए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पे, जहां पर हमारे सामने रखे जाएंगे 2 पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 पत्र रखे जाएंगे, दोनों में से कोई भी आपको एक पत्र करना है। अब आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र भी है, अनौपचारिक पत्र भी है, तो आपके पास एक औपचारिक पत्र आएगा, एक अनौपचारिक आएगा। तो जिस पर आप ठीक से पहले दोनों अच्छे से पढ़ने के बाद देखना कि किस पर हम ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, तो वो आप ऑप्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह मैं आपको पहले भी पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ कि इनका फॉर्मेट क्या रहता है।
चलिए, आप 27/6 बी काखा गा नगर के निवासी राधे श्याम या रुक्मणी है। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम राधे श्याम है, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम रुक्मणी है। तो नीचे आप दोनों में से ऐसे ही नाम लिखेंगे। आपके मोहल्ले में बहुत से आवारा पशु घूमते रहते हैं। उनकी वजह से ना सिर्फ मोहल्ले वासियों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बल्कि वे पशु भी कई समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस समस्या की जानकारी दीजिए और उचित कदम उठाने का अनुरोध कीजिए। ठीक है, अब आपको जो है नगर निगम में ये कंप्लेंट करते हुए एक लिखना है लेटर। ठीक है, ये एक औपचारिक पत्र है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेवा में गोकुल धाम सोसाइटी, गोविंद नगर, दिल्ली। दिनांक लिख देंगे। अब दिनांक हमेशा वही डालना जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। ठीक, विषय है मोहल्ले में आवारा पशुओं की वजह से हमारे मोहल्ले वासियों को तकलीफ हो रही है, इस समस्या के समाधान हेतु पत्र। ठीक है, प्रिय नगर पालिका अध्यक्ष जी। ठीक है, ऐसे डालेंगे। फिर क्या होगा, नमस्ते, मैं आपको यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ, जिसने हमारे मोहल्ले में बहुत से आवारा पशु बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इन पशुओं की वजह से हमारे निवासियों को तकलीफें हो रही हैं और उनके साथ ही ये पशु भी समस्याओं में फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर इतने सारे पशु होंगे तो लोगों को तो दिक्कत होगी, मगर उन पशुओं को भी दिक्कत होगी, क्योंकि भाई उनके लिए उतना खाना, रहना, और हर कोई उन्हें मार के भगा रहा है, धुतकार रहा है। ठीक है ना। ये समस्या समाधान के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उचित कदम उठाएं, जैसे कि पशुओं के लिए एक अलग स्थान प्रदान करना, उनके आहार और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपायों का आयोजन करना आदि। इससे हमारे मोहल्ले के निवासियों और पशुओं दोनों की समस्याएं कम हो सकेंगी। कृपया इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करें। हम आपकी सकारात्मक सहयोग की प्रतीक्षा करेंगे, यानी कि आप हमें पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, हम इस चीज की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, राधे श्याम रुक्मणी। और नीचे आप एड्रेस डाल दोगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई आप जहां पर रहते हो वो आपको एड्रेस भी देना है, तो वो आप यहां पर एड्रेस डाल देंगे। चलिए, अब अथवा करके दूसरा पत्र है। दूसरा पत्र आपका अनौपचारिक रहेगा, एक औपचारिक आएगा, एक अनौपचारिक आएगा। प्रातःकाल भ्रमण के लिए नियमित रूप से जाने की सलाह देते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखना है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताते हुए उसे आप पत्र लिखेंगे। चूंकि बहन को लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है अनौपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र में हम अपना एड्रेस सबसे ऊपर डालते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या लिखा, 275/7 गोविंद अपार्टमेंट, साकेत पार्क, दिल्ली, 28 फरवरी 2019। तो जो भी आप डेट डाल रहे हो, जिस दिन लेटर लिखोगे वही डेट पड़ेगी। ठीक है। प्रिय अनुजा, अनुजा मतलब छोटी बहन, शुभाशीर्वाद, मैं यहाँ सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ और सकुशल होगी। पिछले सप्ताह पिताजी ने के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम प्रातःकाल देर से उठती हो सकता है कि तुम देर रात तक जाकर पढ़ाई करती हो। यह भी पता चला है कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी कुछ खराब सा रहता है। इसके लिए मैं तुम्हें सीधा एवं सरल उपाय बताता हूँ। प्रातःकाल का भ्रमण, जिसके लिए कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रातःकाल पूर्व में सूर्योदय की लालिमा मन को अच्छी लगती है। इस समय मंद मंद बहती शीतल पवन सारा आलस्य हर लेती है। पक्षियों का कलरव हमारी नींद भगा देता है। ओस युक्त घास पर चलने से मन प्रसन्न होता है तथा हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। खिले खिले फूल हमें उल्लास एवं स्फूर्ति से भर देते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के स्वास्थ्य पर एवं दीर्घायु होने का रहस्य उनका ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भ्रमण करना था, यानी कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठते थे और वॉक करते थे। जो व्यक्ति नियमित प्रातःकाल भ्रमण करता है वह स्वस्थ, बलवान तथा बुद्धिमान बनता है। आशा है कि अब से तुम भी प्रातःकाल नियमित रूप से भ्रमण करोगी। पूज्य माताजी एवं पिताजी को चरण स्पर्श कहना। शेष सब ठीक है, पत्रोत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा अग्रज गौतम सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास में कोई लेटर आए, किसी चीज को समझाना है, तो पहले 2 मिनट शांत बैठना और सोचना कि जिस चीज के बारे में समझाने जा रहे हैं उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनको याद करो और फिर उसके बाद उस पर आधारित पत्र लिखेंगे। ठीक है, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे, जहां पर हमारे पास में देख रहे हैं आप एक स्ववृत्त आएगा और एक ईमेल आएगा। तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। स्ववृत्त करेंगे तो भी 5 मिलेगा
और अगर आप ईमेल करते हैं तो भी आपको 5 नंबर मिलेगा। बस वर्ड लिमिट्स की ध्यान रखना, जो भी वर्ड लिमिट दी जा रही है उस वर्ड लिमिट के अंदर ही आप काम करेंगे। ठीक, देखिए, सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जालंधर पंजाब को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, आवेदन भी लिखना है, स्ववृत्त भी लिखना है। तो यानी कि अब आप स्ववृत्त बहुत डिटेल में नहीं दे सकते, तो आपको स्ववृत्त शॉर्ट करना पड़ेगा, आवेदन भी बहुत शॉर्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो 80 वर्ड्स की रहेगी। ठीक है, 80 to 100 वर्ड्स की रहेगी, तो उसके अंदर ही आपको काम करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आवेदन आता है, उसके बाद स्ववृत्त आता है। प्रति प्रबंधक सुविधा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड जालंधर पंजाब, विषय है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। महोदय, चंडीगढ़ से प्रकाशित दिनांक 5 मई 2000 को पंजाब केसरी समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि सुविधा इलेक्ट्रॉनिक को कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। स्वयं को इस पद के योग्य समझते हुए मैं अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूं। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो देखिए, ये हमने कितना मुश्किल से, मुझको लग रहा है 20 वर्ड्स में हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब हमें स्ववृत्त लिखना है। ठीक, स्ववृत्त में देखिए कैसे आएगा। नाम गौरव सैनी, पिता का नाम श्री सौरभ सिंह सैनी, माता का नाम मोहिनी, जन्म तिथि आप लिख देंगे, पता लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, अपना देना चाहें अपना, या कुछ इमेजिनेटिव देना चाहते हैं वो दे देंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल, तो जो सीक्वेंस से ध्यान रखिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और ईमेल। तो ये जो 7 चीजें हैं ये एक ही सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यताओं पर। क्या है, तो 10th से हम शुरू करते हैं। 10वीं है सीबीएसई दिल्ली 2007 में 85% मार्क्स थे। 12वीं सीबीएसई दिल्ली से 2009 में 76% मार्क्स थे। बीए हमने किया सीबीएसई दिल्ली से 2012 में 68% मार्क्स थे। पत्रकारिता डिप्लोमा जेएनयू दिल्ली से 2014 प्रथम श्रेणी में हमने किया। ठीक, ये हम लिख देंगे। फिर उसके बाद आते हैं अनुभव। फेना डिटर्जेंट कंपनी में 1 वर्ष का अनुभव है। आशा है कि आप सेवा का अवसर प्रदान कर कृतज्ञ करेंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं स्ववृत्त लिखने को आता तो हमारे पास में शैक्षणिक योग्यता के पास बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लिखने के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्ड लिमिट है, तो हमें थोड़ा सा स्ववृत्त शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसी तरीके से शॉर्ट होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद हम अनुभव दे के उसके बाद लेटर को एंड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड लिमिट ज्यादा होती या हमें सिर्फ स्ववृत्त लिखना होता तो हम जानकार लोगों के पते भी दे देते, अपनी हॉबियां दे देते, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें लिमिटेड रखना है, तो इसलिए हम इसको कम में कर रहे हैं। धन्यवाद, गौरव सैनी हस्ताक्षर करेंगे। अब संलग्न हमने किया, यानी कि इस आवेदन के साथ हमने अटैच की है शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संबंधी प्रपत्रों की छाया प्रति, यानी कि फोटोकॉपियों को हमने अटैच कर दिया कि जहां पर हमने एजुकेशन ली वो हमने सारे सर्टिफिकेट मार्कशीट अटैच करी, और साथ ही साथ हमने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच कर दिया। तो जो चीजें अटैच कर रहे हैं एंड में आप संलग्न करके डाल देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया स्ववृत्त। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक ईमेल आएगा। ठीक है, अथवा करके ईमेल रहेगा। आपके क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों का अंधाधुंध काटा जा रहा है। ठीक है, पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है। इसकी शिकायत करते हुए अपने जिले के वन निरीक्षक को, यानी कि PCCFT जो जीमेल एक को ईमेल लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ईमेल हमारा गलत हो गया है, क्योंकि इनको लिख रहे हैं तो यही ईमेल एड्रेस यहाँ पर पड़ेगा, ये गलत हमने हो गया है। तो जो ईमेल एड्रेस अगर आपको दिया गया है तो वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल देना। फिर CC डालना, BCC डालना। वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में है। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले वैशाली नगर की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, क्योंकि मोहल्ले का नाम भी देना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर पेड़ की कटाई हो रही है। इस मोहल्ले में कुछ दूरी पर हरा भरा बाग था। बाग के पास में एक कच्चा रास्ता आगे जाकर मुख्य सड़क से मिलता था। इसी रास्ते को चौड़ा करने के काम पर इस बाग तथा आसपास के क्षेत्रों में उन हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है जो कि यहाँ के पर्यावरण के लिए घातक है। ठीक है, काट देंगे तो भाई बहुत दिक्कत होगी। इन पेड़ों को ना काटा जाता तब भी पर्याप्त चौड़ी सड़क बन जाती, किंतु कुछ ठेकेदार किस्म के लोग इन पेड़ों के दुश्मन बने हुए हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेड़ों की अनियंत्रित कटाई रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कृपा करें। हम क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे, पवन। ठीक है, तो ज्यादा नहीं लिखना होगा, ध्यान रखना, जो मैटर है उसे आपको ज्यादा लिखना है। बाकी ईमेल तो आपको पता है कि एक जो है औपचारिक पत्र की तरह ही रहता है। चलिए
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। यहां पर हमारे पास एक विज्ञापन और एक संदेश रहेगा, दोनों में से आपको कोई भी एक करना होगा। ठीक, मंडी हाउस नई दिल्ली में उभरते चित्रकारों की चित्र प्रदर्शनी के लिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हुए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चित्र प्रदर्शनी लग रही है जिसमें नए नए जो कलाकार हैं उनकी चित्र प्रदर्शित हो रहे हैं, उनको इंकरेज करने के लिए है। तो इसके लिए आप क्या एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करें। तो एडवर्टाइजमेंट का पहला नियम, आप पहले एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर पिक्चर बना लेना। तो जैसे आप पिक्चर नहीं बना पा रहे हो तो कुछ पेंटिंग्स ऐसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ करके ऐसे बना देना। ठीक है, चित्र प्रदर्शनी ऊपर टॉप हेडिंग डालोगे क्योंकि उसी के बारे में है। उभरते चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति प्रदर्शनी में अपनी पसंदीदा चित्र आकर्षक कीमत पर खरीद सकते हैं, यानी कि जो अगर आपको कोई पसंद आती है तो आप वहां से खरीद सकते हैं। नोट क्या है, आपकी उपस्थिति कलाकारों को हौसला अफजाई करेगी। स्थान है मंडी हाउस नई दिल्ली में, दिनांक 17 जनवरी से 19 जनवरी, जो भी डेट है ध्यान रखना डेट का। ठीक है, वो समय रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से शाम का 5 बजे तक। ठीक है, कब लग रही है, कहाँ लग रही है, कितने बजे लग रही है, ये सारी चीजें आपको नीचे देनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आपका एक विज्ञापन तैयार होगा, क्योंकि विज्ञापन में 25 से 50 शब्द लिखने होते हैं तो ज्यादा हम नहीं करते, इतना ही आपको संदेश में भी लिखना होता है। देखिए संदेश में क्या दिया गया है, आपका मित्र ओजस्वी पहली बार एक नाट्य प्रस्तुति में भाग लेने जा रहा है, उसके लिए शुभकामना संदेश 30 से 40 शब्दों में रखिए। तो सबसे पहले चूंकि शुभकामना संदेश है, रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, एक बॉक्स बनाइए, उसमें लिखिए शुभकामना संदेश। किस डेट को आप दे रहे हो, 23 जून को प्रातः 6 बजे। प्रिय मित्र ओजस्वी, तुम्हारे नाट्य प्रस्तुति में शानदार देव रूप का दर्शन होने जा रहा है। तुम्हारी प्रतिभा और उत्साह हमारे प्रभावशाली होती है, हमेशा प्रभावशाली होती है, यानी कि तुम दूसरे पर असर छोड़ते हो। तुम नए मायनों में चमको और सदैव उज्जवल रहो। बेहतरीन प्रदर्शन और आनंद के लिए शुभकामनाएं, तुम्हारा मित्र रवि। ठीक है, अब जो कि देखिए शब्द लिमिट हमारे पास दी गई है 30 से 40 शब्द हैं, हमें ज्यादा शब्द नहीं ले जाने, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, ज्यादा नहीं लिखना। तो इस तरीके से ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये पेपर्स आपके लिए सिर्फ लेकर आ रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अभी हम आपके पास 3 सैंपल पेपर और लेकर आएंगे एग्जाम तक, उनको ध्यान से देखना। मैं बार बार बोल रही हूँ सैंपल पेपर बहुत ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपने सैंपल पेपर कर लिया और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आप हिंदी का पेपर पूरी तरीके से करके आएंगे। और जो बच्चों के ये रहती ना कि मैम 98 या 95, 98 मार्क्स कैसे लेकर आए, तो आपने अगर इतना मन लगाकर कर लिया, जो मैं मैराथन्स दे रही हूँ, मैंने क्विक रिविजन्स दिए हैं और जो सैंपल पेपर लेकर आ रही हूँ, बस इनको आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं, क्योंकि भाई अगले वीडियो की भी प्रिपरेशन मुझे करनी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा फिर से एक और नए सैंपल पेपर के साथ में। तब तक आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है आपके लिए, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।